Hello students, welcome to our session. Today we are going to deal with pharynx, esophagus and stomach. Okay. So बच्चा पार्टी starting with pharynx. यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हो जहाँ पर हमने स्पेशली डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पर मीट होते हैं वो वाला स्ट्रक्चर बनाया है एंड pharynx is present at that junction point itself. Okay, pharynx organ है. So this entire region is your pharynx region. आपका ये जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के पीछे तरफ जो पार्ट है दैट इज दिस पार्ट इज योर नासोफेरिंक्स रीजन. ओके, नेजोफेरिंक्स रीजन. यहाँ पर ऊपर की तरफ इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब नेजल कैविटी की जो ओपनिंग होने वाली है दैट ओपनिंग्स, दोज ओपनिंग्स वुड बी प्रेजेंट इन एट द रूफ ऑफ द नेजोफेरिंक्स रीजन. और नेजोफेरिंक्स रीजन के दो लैटरल साइड से यूस्टेशन ट्यूब्स भी ओपन होते हैं और वहां पर लिम्फोइड टिश्यू भी होता है जहां जिसको आप नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स कहते हो, करेक्ट. दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द नेजोफेरिंक्स रीजन. देन आपका जो बकल कैविटी है उसके पीछे वाला पोर्शन बियॉन्ड दिस एंटायर रीजन, सॉरी दैट्स योर ओरोफेरिंक्स रीजन. मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट्स योर ओरोफेरिंक्स रीजन. बकल कैविटी के पीछे मतलब ओरल कैविटी के पीछे, इसीलिए ऐसा नाम है ओरोफेरिंक्स रीजन. एंड व्हेन यू कम लिटिल डाउन और नीचे जब आप आओगे, यहाँ पर देखो दो पाइप है. वन इज योर ईसोफेगस और फूड पाइप एंड वन इज योर ट्रैकिया और विंड पाइप. इन दोनों के जस्ट ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, this portion is called as laryngopharynx region. So this entire pharynx region is actually classified as nasopharynx region, oropharynx and laryngopharynx. laryngopharynx के जगह पर कभी कभी hypopharynx लिखा होता है, दोनों सेम ही चीज है. ओके, सो लैरिंगोफैरिंक्स क्यों बोला है? बिकॉज यहाँ से लैरिंग्स जो है वो बहुत पास है. एंड बच्चा पार्टी आपका जो फैरिंक्स रीजन है दैट लीड्स टू द फूड पाइप एंड विंड पाइप. तो कभी कभी लिखा होता है कि फूड पाइप और विंड पाइप कहाँ पर ओपन होता है. सो द ओपनिंग इज प्रेजेंट और ओपनिंग लीड्स टू फैरिंक्स रीजन है ना, तो वहां पर प्रेजेंट है, इसलिए फैरिंक्स आंसर आएगा. एंड मोर ओवर जैसे आप यहाँ पर आओगे तो देखो खाना जो है उसको पास होने के लिए दो जगह है. एक तो इट कैन एंटर द विंड पाइप और इट कैन एंटर द फूड पाइप, है ना. तो फूड पाइप की जो ओपनिंग है दैट इज ईसोफेगस की ओपनिंग को हम कहते हैं गलेट, और जो ट्रैकिया या विंड पाइप की जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस. ओके, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप और ईसोफेगस इज गलेट, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया इज ग्लॉटिस. एंड मैंने यहाँ पर देखो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखा है, ये वाला एपिग्लॉटिस, जो इस की जो ओपनिंग है उसको बंद कर रहा है. सो आप देखो जब भी आप स्वेलो करते हो आपका लैरिंग्स वाला पोर्शन भी मूव होता है. लैरिंग्स पुशेस द एपिग्लॉटिस ऑन द ग्लॉटिस रीजन. एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है और लैरिंग्स के मूवमेंट की वजह से एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को क्लोज कर देगा. एंड दैट्स हाउ the food has only one opening to enter, that is the gullet part. Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है. एक तो मैंने पहले आपको यूव्यूला की इंपॉर्टेंस बताया था, जब आप खाना खा रहे हो तो ऊपर भी जा सकता है, उसके लिए यू हैव अ यूव्यूला व्हिच इज द पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड आपके फूड की वजह से इसे पुश हो जाएगा, इट विल क्लोज द इंटरनल लेयर्स. एंड देन फाइनली जब यहाँ आएगा तब भी दो ओपनिंग्स है, एक ग्लॉटिस है, एक गलेट है. ग्लॉटिस को कवर करने के लिए यू हैव एपिग्लॉटिस प्रेजेंट. और आपको याद रखना है एपिग्लॉटिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स इटसेल्फ. जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे तब हम लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और वहीं पर हम एपिग्लॉटिस के बारे में भी पढ़ेंगे. सो एपिग्लॉटिस इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड दैट्स अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो ग्लॉटिस को बंद करता है. So the food has only one opening, that's gullet, to pass into, and that's how it will enter the esophagus. आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझे पूछना. ओके, then talking about esophagus is also called as food pipe as discussed earlier. हमने इसके ओपनिंग पढ़ा, ओपनिंग इज कॉल्ड एज गलेट. इट्स अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, 25 सेंटीमीटर की पूरी ट्यूब है. हमने हिस्टोलॉजी में 4 लेयर्स डिस्कस करे थे. सो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है सेरोजा लेयर दैट इज एब्सेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको याद रखना है. सेरोसा लेयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम, वो ईसोफेगस में नहीं होता है. ओके,
एंड ऑब्वियस है मसल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन आप देखो आपकी जो पूरी ईसोफेगस, अब स्टमक तो यहाँ पर है तो दैट मीन्स यहाँ से पूरा नीचे तक ईसोफेगस है। ईसोफेगस का आपको नीचे का जो पार्ट है वो आप खुद के हेल्प से मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जब आप स्वैलो कर रहे हो तो दिस इज अंडर योर कंट्रोल, यस और नो। सो दैट्स व्हाई इनका जो 1/3 पोर्शन है वो वॉलंटरी मसल से बना है, whereas जो लेटर 2/3 पोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। देन यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट। बट दे डू हैव म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स या ग्लैंड्स इनके पास होते हैं, ठीक है। बच्चा पार्टी इनके केस में लेट्स से इफ यू हैव ईसोफेगस और ये आपका फूड बोलस है, तो इसके ऊपर से ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है सो दैट दिस फूड इज पुश्ड डाउन। आगे आगे और ढकेलने की वजह से ये रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन है ये कंटिन्यूस चलना बहुत जरूरी है, ओके। एंड दोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। सो ईसोफेगस में, ईसोफेगस ही नहीं एक्चुअली आपके एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक कंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा रहता है और इसमें तो ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, सो दैट फूड पास करे। ईसोफेगस का फंक्शन सिर्फ पैसेज ऑफ फूड है, ओके। मोर ओवर दिस इज मेड अप ऑफ, द इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस epithelium. Actually, it is non-keratinized stratified squamous epithelium. Animal tissues में हम डिस्कस करेंगे ये कौन से टाइप का एपिथेलियम है, बट अभी के लिए आप याद रखो ईसोफेगस का इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। देन टॉकिंग अबाउट स्टमक। स्टमक का हमने ऑलरेडी पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा देख रहे थे। तो वी हैव दिस पोर्शन विच इज कॉल्ड एज कार्डियक पार्ट, जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज फंडस, देन दिस इज कॉर्पस या मेन बॉडी बोलते हैं, एंड दिस वन इज पाइलोरिक। स्टमक के ओपनिंग और जहाँ पर एग्जिट है मतलब एंट्री और एग्जिट वहाँ पर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है और जो पार्ट है ना उसके पास वैसे ही नाम भी दिया है उसको। सो दिस पोर्शन यहाँ पर जो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। और बिकॉज ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है तो इसको कभी कभी गैस्ट्रो सॉरी यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, ओके। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड गैस्ट्रिक टर्म स्टैंड्स फॉर स्टमक। वैसे ही यहाँ पर पाइलोरिक के बाद जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वहां पर भी एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है एंड दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। जनरली देखो ये वाला जो पोर्शन है ना ऊपर, यहाँ पर एयर या गैस प्रेजेंट होती है, ओके, ये वाले पोर्शन में। डाइजेशन यहाँ पर है, ग्लैंड्स कार्डियक ग्लैंड्स भी है, देन वी आल्सो हैव दिस फंडिक ग्लैंड्स, वी आल्सो हैव पाइलोरिक ग्लैंड्स। लेकिन जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिर्फ फंडिक ग्लैंड्स ही रिलीज करता है। देन ये जो स्फिंक्टर है इनका काम क्या है? स्फिंक्टर जो है ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं और जनरली जब फूड बैक फ्लो होगा तो उसको रीगर्जिटेशन या वॉमिटिंग कहते हैं, रीगर्जिटेशन या वॉमिटिंग। सो बच्चा पार्टी स्पेशली ये वाला बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, इवन दिस वन इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में नहीं जाना चाहिए, तो स्फिंक्टर मसल्स का यही इंपॉर्टेंट काम है। मूविंग ऑन टू इनका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन देखो ऐसे दिखाई देता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का है बेसिकली ये।
तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के सेल्स मिलेंगे जो अलग चीज़ें सीक्रेट करेंगे. फर्स्टली वी हैव सरफेस म्यूकस सेल्स. ओके, सरफेस म्यूकस सेल्स. एंड देन यू ऑल्सो हैव म्यूकस नेक सेल्स. सरफेस मतलब बाहर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ अगर आपको दिखाई देंगे तो नेक सेल्स बोलना है. दोनों को गॉबलेट सेल्स भी कह सकते हैं. एज पर द नेम क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस. एसिड सीक्रेशंस होता है स्टमक में. तो स्टमक जो है वो अगर उसके पास म्यूकस की लाइनिंग नहीं होगी तो सेल्फ डाइजेशन हो जाएगा, स्टमक का खुद का ही डाइजेशन हो जाएगा. सो ये एसिड से खुद को प्रोटेक्ट करता है स्टमक बाय सीक्रेटिंग लॉट ऑफ म्यूकस. ओके, सो दैट इज सीक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स. और गॉबलेट सेल्स जो है वो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड सेल्स है. देन यू हैव पैराइटल. कुछ जो सेल्स हैं इनमें से वो पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स होंगे और ये सीक्रेट करते हैं HCl, that is hydrochloric acid, and it also secretes Cassell's intrinsic factor. This Cassell intrinsic factor is very important for absorption of vitamin B12. B12 के absorption के लिए, क्योंकि water soluble है ना, तो यहीं पर absorb हो जाता है स्टमक में ही. And then you have few chief cells और zymogen भी उसको बोलते हैं या peptic cells बोलते हैं, and they secrete पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन इनएक्टिव वर्जन है, इसको एक्टिव वर्जन में HCl की वजह से ही कन्वर्ट होता है. HCl का और एक इम्पोर्टेंट काम है, ये Fe3+ को कन्वर्ट करता है इनटू Fe2+ आयंस. जब तक ये फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा हम आयरन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते. इसलिए आपको याद रखना है जब भी हमारे बॉडी में HCl की कमी होगी, लेट्स से गैस्ट्रेक्टोमी होगी, रिमूवल ऑफ स्टमक, या कोई भी कंडीशन है जिसमें HCl लो अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अक्लोरोट्रिया. तो ऐसी कंडीशन में आपको अनीमिया होने के भी चांसेस है. मतलब होगा ही चांसेस, मतलब क्या होगा ही, बिकॉज योर बॉडी वोंट बी एबल टू अब्सॉर्ब आयरन. आयरन की कमी मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो RBCs नहीं होंगे. दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम गोज. ओके, सो वी हैव डेल्ट विद गॉबलेट सेल्स, वी हैव डेल्ट विद पैराइटल सेल्स या उसको ऑक्सेंटिक बोलता है, जो दो चीजें सीक्रेट कर रहा है. वन इज HCl एंड वन इज Cassell's intrinsic factor. देन यू हैव चीफ और zymogen और peptic cells जो पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रहा है. This when it gets activated is important for breaking down of proteins. और हमारे पास कुछ और सेल्स हैं जिनको हम G सेल्स या एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स कहते हैं. एंड ये सेल्स जो है ये एंजाइम्स नहीं सीक्रेट कर रहे, दे आर सीक्रेटिंग हार्मोन. कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन. सो जब ये सेल स्टिम्युलेट होंगे एंड दे विल स्टार्ट सीक्रेटिंग गैस्ट्रिन. तो गैस्ट्रिन जो है एक तो ये सारे सीक्रेशन स्टार्ट करेगा, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोलेगा चलो सीक्रेशन स्टार्ट कर दो, खाना आने वाला है, भूख लगी है. एंड इट विल ऑल्सो स्टिम्युलेट द मूवमेंट ऑफ स्टमक. स्टमक मूव करेगा तो ही चर्निंग पॉसिबल है, करेक्ट. सो गैस्ट्रिन जो है वो नॉट जस्ट डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन, एट द सेम टाइम गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी कॉज करता है. ओके, सो दैट वाज अबाउट योर स्टमक. आप एक बार इसको लिख लो और रिवाइज करने मत भूलना. एक तो सारे पार्ट्स आपके, दैट इज कार्डियक, फंडिक, कॉर्पस एंड पाइलोरिक, दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है वो पार्ट. और हाँ, और एक चीज, इनके अंदर जो है म्यूकस के बहुत सारे फोल्ड्स आ जाते हैं. दोज आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक रूगे, मतलब अंदर जो फोल्ड्स होंगे जनरेट, those folds are called as gastric rugae. एंड इनके अलावा ये सारे सेल्स और वो क्या सीक्रेट करते हैं और उनका फंक्शन क्या है. ओके, सो राइट इट डाउन क्विकली. ओके, आई होप आपने लिख कर ले लिया इसको या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने. वन मोर एक करेक्शन आप कर दो, दिस इज अक्लोराइड्रिया. मैं यहाँ पर स्पेलिंग करेक्शन कर देती हूँ और मीनिंग भी लिख देना साथ में. लो सीक्रेशन ऑफ HCl या फिर नो HCl, नो और less HCl secretion which will lead to anemia. Why anemia? Because your body won't be able to absorb iron, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं absorbable फॉर्म में. ओके, सो आप करके ना, और मैं आपको तुरंत अभी कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताना. बाय बाय एवरीवन एंड सी यू टुमारो.